अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 8 साइंस पेपर को डिस्कस। ठीक है, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे और ये जो पेपर आपको हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 2023 को। हम यहाँ पे उठाएंगे सीरीज़ बी को एंड इसको हम पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी इसके रिलेटेड हमने मटेरियल अपडेट करके रखा हुआ था। ये जो पूरा पेपर हमने ऑलरेडी पूरा ये जो पेपर आ चुका है आपको ऑलरेडी हमने ये पढ़ा के रखा हुआ था। ठीक है ना, 100% इसमें से जो भी क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली वो हमने ऑलरेडी करवाए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस सेशन जाकर देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ पेपर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में किस तरह से आपको सॉल्व करना था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो सीरीज़ है सीरीज़ बी है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आपको पता है 40 मार्क्स का पेपर था एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, द डायग्राम ए डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्लेन मिरर। आपको एक डायग्राम दी गया है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो की है विद द हेल्प ऑफ ए प्लेन मिरर। ये आपको डायग्राम पूरी नजर आएगी। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना ये वाले पॉइंट्स हैं, आपको कुछ ये वाला दिखाना है। ठीक है ना, चलो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को जब हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम इसके आंसर भी देख पाएंगे। डायग्राम आपके सामने बिल्कुल भाई, ठीक है, अच्छी तरह से। ये जो रेज है ना भाई ऊपर से, ये जो है इसको हम कहते हैं मिरर कहते हैं। एम जो है ये है कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। आए समझ आपको अच्छी तरह से, ये हमारे पास आ गया मिरर। ठीक है, अच्छा आप देखोगे यहाँ से रेज जा रही है। ठीक है, यहाँ से रेज जा रही है और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है ना, ये जो रेज जा रही है ना, आर को हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज। ये बात याद रखना, आर को हम बोलेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रेज। और ये जो लाइट यहाँ से पी हो रही है, पी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना यहाँ पे, तो पी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। पी कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम केव की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, जो हमारे जो मिरर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो केव को हम बोलेंगे यहाँ पे नॉर्मल। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से। एक और चीज देख लेते हैं, टी की बात करें तो टी नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में है। ये वाला टी तो हमारे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, टी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम एस की बात करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंड आपको पता है कि ये जो लॉ कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता होगा, मैं आर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 35 डिग्री है। कितना है भाई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 35 डिग्री है। तो डेफिनेटली जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 35 डिग्री होगा। ये हो गया क्लियर अच्छी तरह से। तो चलो आप चलते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पे, कहता है आपको आइडेंटिफाई करना है पी क्यू आर एस एन टी। ठीक है ना, हम इन सबको आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे टी है, डेफिनेटली हमने टी को भी पे क्यू आर एस टी सबको आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया। ठीक है ना, इफ पी फॉर्म एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, अगर पी बनाता है एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि फिर एस क्या बनाएगा, आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एस। तो आपको एस का बताना है कि एस कौन सा एंगल बनाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको एक बार। अच्छा अब अगर ये आप क्वेश्चन गौर से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, इसको मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है ना, कहता है इफ़ पी फॉर्म एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर एम एम। कहता है ये है ना पी, अगर ये बनाता है 35 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये बनाता है 35 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाता है, तो आपको बताना है कि ये एस वाला कौन सा एंगल है। अच्छा यहाँ पे याद रखना, अगर ये बोलता है कि अगर टी 35 है तो एस हमारे पास 35 होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने एक और खेल खेला है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का अलग तरीके। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर को मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगा, देख रहे हो मैं किस तरह से एंगल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है कुछ। ठीक है ना, ये हमारे पास नॉर्मल है क्यू, ये हमारे पास एम एम सरफेस है, सपोज इसको ओ में मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये पी है। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल हमारे पास कितना भाई 35 डिग्री है। इतना हो गया क्लियर। एक मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये बात रखना, सरफेस से जब हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है ना, अच्छा 90 डिग्री में से हमारे पास 35 डिग्री है, तो ये क्या बचेगा, हम करेंगे 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो क्या बचेगा हमारे पास 10 में से 5 बाकी 5, 8 में से 3 बाकी, तो ये 5 आएगा। तो हमें जो बनेगा एंगल, जो एस बनेगा यहाँ पे 55 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा भाई एंगल एस, एंगल एस हमें बनेगा यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये 55 डिग्री है तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल भी 55 डिग्री ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये 180 का बनना चाहिए। ठीक है ना, आए समझ आपको अच्छी तरह से। हमें क्या निकालना था, हमें एंगल पी निकालना था, जो एंगल सॉरी हमें यहाँ पे एंगल एस निकालना था, जो एंगल एस हमें कितना बना 55 डिग्री का बना। ठीक है ना, हमने ये वाला एज्यूम करके निकाला। ठीक है, अगर हमें एंगल एस निकल गया तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल एस किसके बराबर है भाई, एंगल एस बराबर होता है एंगल टी के, क्योंकि एंगल एस अगर 55 डिग्री है तो एंगल टी किसके बराबर होगा, ये भी 55 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया समझ आपको अच्छी तरह से। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। ठीक है ना, आपके पास अगर ये एक सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ, एक मैंने इसको इस तरह ड्रा कर दिया। ठीक है,
एक मैंने इसको इस तरह ड्रा कर दिया, फिर एक और कलर से मैंने इसको इस तरह ड्रा कर दिया। इसमें क्या देखोगे आप, जो इंसिडेंट रेज हैं, ये वाली रेज इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल लें, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल लें, और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लें। ये होता है कि रेगुलर सरफेस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिफ्यूज सरफेस होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारे पास एक सरफेस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ड्रा करूँ तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे मैं इंसिडेंट लाइन ड्रा करूँगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इनमें और इनमें मतलब पैरेलल नहीं है, यहाँ पे मैं इंसिडेंट लाइन ड्रा करूँगा तो ये यहाँ से इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप इसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे, आपस में पैरेलल नहीं है। अगर हम डिफ्यूज लाइट में देखें तो वहाँ पे अगर हम मल्टीपल या डिफ्यूज सरफेस में देखें, अगर वहाँ पे मल्टीपल इंसिडेंट रेज करवाते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आएंगे, बल्कि वो टेढ़ी टेढ़ी जाती हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई की एक लेवल डायग्राम ड्रा करना था, बिल्कुल आसान था, मैंने आपको पढ़ा रखा था एंड हमने एक डायग्राम वाली वीडियो भी लाई थी, उसमें हमने दोनों करवाने की कोशिश की थी। ह्यूमन आई की आपको एक लेवल डायग्राम ड्रा करना था, बिल्कुल ईजी था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं था, ठीक है ना। आपको पता है ह्यूमन आई कुछ इस तरह से आप ड्रा कर सकते थे, यहाँ पे रेटिना था, यहाँ पे एरिस था, यहाँ पे पपल था, यहाँ पे सैलरी मसल थे एंड बाकी आप कर सकते थे। यहाँ पे ईजी था, सबसे आसान था। और साथ में बताना था कि व्हाट आर रॉड्स एंड कून्स। रॉड क्या होते हैं, कून्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, राड वो सेल होते हैं जो हमारे डिम लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। हमारी आइज़ के अंदर जो रात को सेल एक्टिवेट होते हैं उसको हम कहते हैं रॉड, ठीक है ना। जो आप रात में देखते हो या डिम लाइट में देखते हो उसको कहते हैं हम रॉड। एंड जो ब्राइट कलर या ब्राइट लाइट को देखते हैं उसको हम कहते हैं कून। क्या कहते हैं उसको, कून कहते हैं। इंसानों की बात करें तो इनमें कून जाते हैं, इसलिए हम दिन को अच्छा तरह देख सकते हैं और रात को नहीं देख सकते। और अगर हम ओवल की बात करें, जो उल्लू होता है ना भाई, उसमें जो होते हैं उनमें कून ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो रात को देख पाता है और दिन को नहीं देख पाता। आए समझ आपको अच्छी तरह से, इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए मैन डिप्ड द फ्री एंड ऑफ ए सर्किट कनेक्टेड विद ए बल्ब इनटू ए डिस्टिल वाटर, द बल्ब डिड नॉट ग्लो, ठीक है। कहता है देन ही डिप्ड इनटू एन अननोन सॉल्यूशन एक्स एंड द बल्ब ग्लो। कहता है कि ऐसा ही एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द बोथ केसेस, मेंशन एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द एक्स सेकंड। कहता है हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक सर्किट है, पहले हम उसको क्या डिस्टिल वाटर में डुबोते हैं या डिस्टिल वाटर में उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं होता, हमारे पास 2 वायर है, मैं ये काम करता हूँ, सर्किट यहाँ पे, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन रखूँगा, ठीक है ना। ये डिस्टिल वाटर का सोल्यूशन है। ये किसका वाटर है, डिस्टिल वाटर का मतलब है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता, मिनरल साल्ट नहीं होता। और ये हमारे पास है साल्ट वाटर, या जिसको हम बोलेंगे एक कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें साल्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है ना। अगर पहले मैं 2 वायर आके यहाँ पे सर्किट की 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डिस्टिल वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये बात याद रखना। बट अगर कोई ऐसा सोल्यूशन यूज़ करूँ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे साल्ट होंगे और साल्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका पहले का रीजन ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का देख लेते हैं, कहता है आपको एनी 2 सोल्यूशन बताना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। तो याद रखना 2 आप लिखते हो, एक होता है एसिडिक सोल्यूशन, ACIDIC। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दूसरे अगर हम देखें तो दूसरा होता है ब्रायन सोल्यूशन, BRIN ब्रायन सोल्यूशन। अब ब्रायन सोल्यूशन होता है क्या, आप तो ये पूछोगे पहले। ब्रायन सोल्यूशन होता है भाई, अगर आपके पास जो नमकीन पानी होता है ना, नमक का पानी होता है ना, उसको हम ब्रायन सोल्यूशन कहते हैं। साल्ट वाटर को हम कहते हैं ब्रायन सोल्यूशन। और भी आप इम्प्यूरिटीज लगाकर कंडक्ट कर सकते हो, बट अभी मेरे को ये 2 याद आ रहे हैं और आप इसका 2 लिख के आए होंगे, आई होप सो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना था आपको। अगर हम मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म। इतना हो गया क्लियर। अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें तो फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं, बात एक ही है। उसके बाद अगर हम बडिंग देखें तो बडिंग ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये होता है हाइड्रा के अंदर, हमने यहाँ पे देखा। अगर उसके बाद बाइनरी फिशन की बात करें तो ये होता है अम्यूबा के अंदर, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है ना। क्लोन शिप की बात देखें तो जो सबसे पहले क्लोन शिप आई थी, मतलब हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाई थी वो थी डॉली। और एक बचता है, कुछ बचा है इसमें है मेटामॉर्फेजेस होते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें लार्वा ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, किसमें, फराग में चेंज हो जाता है। मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, हाँ इसको मैंने गड़बड़ी कर दी, ओके हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से लगाने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी फिशन आ गया एम्यूबा के पास, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस आ गया फ्रॉग के पास, एंड उसके बाद अगर हम हाइड्रा की बात करें तो ये आ जाता है बेडंग के पास। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपका राइट यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट आर द क्रूड दैट मार्बल, अच्छा
व्हाट हैज़ क्रूडेड द मार्बल ऑफ ताजमहल एक्सप्लेन द इन्वॉल्व द फिनोमेना। ठीक है, कहता है कि ताजमहल भाई उसको क्यों क्रूड हो गया, या उसको हम क्या बोलते हैं, ताजमहल को स्टोन कैंसर हो गया। तो इसके जो पीछे मेन रीज़न है वो है एसिड रेन। ठीक है ना, एसिड रेन के ऊपर आपको एक नोट लिखना था। एसिड रेन होती क्या है, मैंने आपको आराम से पढ़ाई है। एसिड रेन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखना, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है ना, जब उसमें एसिड्स मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अब किस तरह मिलते हैं ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना। देखो हमारा आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटोमोबाइल से, वहाँ से धुआं निकलता है। कौन सा निकलता है भाई, वहाँ से CO2 निकलता है CO2। अच्छा, वो जाता है कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट वाटर होता है तो उसको हम लिखेंगे H2O। ठीक है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक होता है बेसिक सोल्यूशन होता है, तो क्या होता है, बेसिक होता है असल में नॉन मेटेलिक होता है। सॉरी, ये क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है। जब ये किससे मिलता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो क्या बनाता है, एक एसिड बनाता है। उस एसिड का नाम क्या होता है, H2CO3। तो इसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। क्या कहते हैं उसको, कार्बनिक एसिड। और जब ये नीचे एनवायरनमेंट में आता है तो हमारे पोल्यूट कर देता है। सिमिलरली हमारे पास एक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये एटमॉस्फेयर में जाके मिलता है वाटर के साथ तो ये क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या बनाता है, HNO3। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑक्साइड है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो किससे मिक्स करता है, वाटर के साथ मिक्स करता है तो क्या बनाता है, H2SO4। तो ये क्या बनाता है, सल्फ्रिक एसिड। तो हमने क्या देखा भाई, हमारे ये जो ऑक्साइड्स हैं जो हम इंडस्ट्री से रिलीज कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाके वाटर से रिएक्ट करते हैं। वाटर इटसेल्फ एक न्यूट्रल होता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं होता एसिड बेसिड। तो जब ये न्यूट्रल से रिएक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे ये जो होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। आप इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, इसको आप एसिडिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। और एसिड रेन हमारे ताजमहल के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। इवन के ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, ताजमहल के लिए भी ये ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब हाउ ओविपोरस एनिमल डिफरेंट फ्रॉम विविपोरस एनिमल। तो आपको बताना है कि ओविपोरस एनिमल डिफरेंट क्यों है विविपोरस एनिमल से। सबसे आसान था मुझे लगता है। ओविपोरस की बात करें तो वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं। ओ बन गया ना यहाँ पे, ओ से क्या बन गया, अंडा। तो इसका मतलब ऐसे एनिमल जो बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। तो विविपोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। और ओविपोरस क्या करते हैं, ओविपोरस क्या करते हैं, ओविपोरस प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आप क्या देंगे, इसमें बर्ड्स की मिसाल देंगे, और इसमें क्या दोगे, ह्यूमन आ जाता है, इसमें डॉग आ जाता है, इसमें गोट आ जाती है, वगैरह आ जाते हैं। व्हाट इज द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ एंड रबी। तो आपको बताना है कि रबी एंड खरीफ का कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन क्या है। कल्टीवेशन का मतलब कब उगाते हो, तो याद रखना जो खरीफ है ये एक समर की क्रॉप है, तो इसका हम कब लगाते हैं, याद रखना जून जुलाई में इसको लगाना पड़ता है। ठीक है ना, जून जुलाई में लगाना पड़ता है। और ऑफकोर्स इसमें सितंबर अक्टूबर की बात करें तो जून जुलाई सितंबर अक्टूबर में इसको क्या काटते हैं। ठीक है ना, ये होता है ये होता है समर क्रॉप। और इसके बाद रबी की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप होता है। इसको हम सितंबर इवन नवंबर अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं रबी को। ठीक है, ये बात याद रही आपको अच्छी तरह से। एक विंटर क्रॉप है, सीधा बोल सकते हो खरीफ एक समर क्रॉप है और जो रबी एक विंटर क्रॉप है। इसमें कोनो कन्फ्यूजन नहीं। आई होप सो अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन हाउ द वर्ड अर्थक्वेक विल बी अपीयर इन द प्लेन मिरर। अगर आपको लेटरल इन्वर्जन करवाना है अर्थक्वेक का तो आप किस तरह से लिखोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे EARTH अर्थ, QUAKE अर्थक्वेक। ठीक है ना, तो लेटरल इन्वर्जन में आप किसको देखोगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने की कोशिश करूँगा ताकि हमें अच्छी तरह से नजर आए। EARTH QUAKE। इसको जब मैं यहाँ पे एक मिरर फिट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक क्या मिरर है, तो E हो जाएगा उल्टा और उसके बाद K हो जाएगा इस तरह से, फिर A बनेगा ऐसे ही, फिर U बनेगा ऐसे ही, फिर क्या की बात करें तो क्या इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद H ऐसे ही, फिर T बनेगा इस तरह। वो जिस तरह मिरर होता है ना भाई, उसी तरह हमें करना है, R को उल्टा करके रखना है। और उसके बाद होता है AE, और A को हम ऐसे ही रखेंगे और E हमारा इस तरह आ जाएगा। EARTH है यहाँ पे, QUAKE। तो अर्थक्वेक आप लेटर इन्वर्जन में इस तरह से आप देख पाएंगे। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे किसी ने बच्चे ने कोशिश की थी, तो आई होप कि उसका अच्छा हुआ हो। सजेस्ट एनी वे टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। तो आप बताएंगे दो तरीके जिसमें आपके एरिया में अगर एयर पोल्यूशन हो रही है तो आप इस किस तरह से कम कर सकते हैं। देखो, एक होता है कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा भाई नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़कर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मिसाल के तौर पर आपको किसको यूज़ करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या होती हैं, आप नहीं यूज़ कर सकते आप नहीं यूज़ कर सकते किसको, आप ऑयल एंड पेट्रोलियम को नहीं यूज़ कर सकते। आपको यूज़ करना पड़ेगा CNG, या तो ये यूज़ करो, या तो आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट लाओ, या तो इलेक्ट्रिक कार पे जाओ।
या तो गैस वाली गाड़ियाँ यूज़ करो या तो इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियाँ यूज़ करो जिसमें पोल्यूशन कम होगी। आप और क्या कर सकते हो भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर गर्मी की बात करें तो वहाँ पे जो फायरवुड होता है आप उसको कम यूज़ करेंगे और इसके बदले में क्या करेंगे आप, मतलब वो भी CNG पे ज़्यादा शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। आप और भी लिख सकते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मैं डिफरेंट पेन से लिखूंगा। मेल की बात करते हैं तो टेस्टिस होता है, ये मेल का पार्ट है। उसके बाद अगर स्पर्म देखें तो स्पर्म डक्ट भी मेल का पार्ट है, पेनिस भी मेल का पार्ट है। फीमेल की बात करें तो इस पेन से यूज करूंगा फ्लोपियन ट्यूब फीमेल का पार्ट है, ओवरी एंड यूट्रस दोनों फीमेल के पार्ट है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज, हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज, तो आप किस तरह से दो सरफेसेज के अंदर फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आपने किया होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रीजन इसका क्या आएगा, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उसको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो आपको उनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया आपको चीज़ों का इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ करेंगे तो आप ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आपको कम करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगी और रोलिंग फ्रिक्शन आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप स्लाइडिंग वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक और मैं अगर चीज़ ऐड करूँ तो यहाँ पे आपको जो सरफेस होगी उसको रफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्मूथ जो सरफेस होती है वहाँ पे फ्रिक्शन कम इफेक्ट होती है, बट अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है क्या होता है कि एनवायरनमेंट का गर्म हो जाना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो काज क्या क्या हो जाता है, अगर हम देखें विजिबल काज हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट काज है कि CO2 का इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। जब एनवायरनमेंट के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है भाई, जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और जिस वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और इसका जो नुकसान क्या होता है कि ये ट्रिगर कर देता है ग्लेशियर मेल्टिंग, जो हमारे पास ग्लेशियर हो जाते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल राइज हो जाती है, ये भी लिख सकते हो, सी लेवल राइज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा भयानक इफेक्ट हो सकते हैं हमारे ऊपर। तो यही आपको लिखना था क्या क्या काज हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं किस तरह से फिल करें। इंसेक्ट दैट इज नोन टू प्लफ द सॉइल इज कॉल्ड, उसको फार्मर फ्रेंड कहते हैं, एक किस्म के कीड़े जिसको कहते हैं फार्मर फ्रेंड कहते हैं। द साइज ऑफ द पपल बिकम, ये होता है लार्ज होता है व्हेन यू सी डिम लाइट, जब आपको डिम लाइट देखने पड़ती है तो आपकी जो पपल का साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है ना। उसको मैक्सिमम लार्ज लाइट अंदर डालना होती है, ठीक है। उसके बाद विच इज अप्लाई टू सरफेस रिड्यूस फ्रिक्शन, ये होता है लुब्रिकेंट्स, LUBRI। लुब्रिकेंट की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरफेस पे अप्लाई की जाती है ताकि वहाँ से फ्रिक्शन कम हो, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक की वेव्स को नापते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस की वजह देखें तो विटामिन E की वजह से होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें ड्यू टू द फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से मूविंग बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। डेफिनेटली वो फोर्स अप्लाई करती है, अपोजिंग फोर्स भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स एंड हाइड्रा, अगर ये देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ठीक है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सॉरी आपके लिए थोड़ा सा डिम होगा बट आई कैन रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो कहते हैं इसमें से कौन सा हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेट का कंसेप्ट आपको पता होगा कि मेटल के ऊपर किसी और मेटल की लेयर चढ़ाना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन है टॉय को नहीं कर सकते हम, प्लास्टिक को नहीं कर सकते, सॉफ्ट टॉय को नहीं कर सकते, यहाँ पे आयरन रॉड को कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ आई ऑफ ए पर्सन डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ, बंदे की जो आई का कलर होता है वो इसके जो आई इरिस का कलर होता है ना उसी कलर पे डिपेंड होता है। आपका इरिस का जैसा कलर होगा तो वही होगा, ठीक है। लास्ट का देख लेते हैं। ए टेडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, आपको पता है जो फ्रॉग होती है उसके जो लार्वा होता है ना उसको टेडपोल कहते हैं। वो टेडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अच्छी तरह से आया समझ आपको। तो ये था हमारा आज का पेपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो ये थी हमारी साइंस की सीरीज बी। तो अगर आपको सीरीज़ ए या सीरीज़ सी चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज सीरीज़ ए, तो हम उसको आपके लिए बना के दे देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको सजेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।